हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। सो दोस्तों, आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए क्या तो साइंस का मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका सेट नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। और जो अभी तक सेट नंबर 1 ना देखें, कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में चल रहा है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे और 2023 में मतलब पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत ना हो, सही से क्वेश्चन का सोल्यूशन हो सके। तो चलता हूँ आज का सेट नंबर टू का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से पूछ रहा है। तो सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कि आधुनिक क्या बोल रहा है कि आधुनिकतम विकसित पादप वर्ग निम्न में से कौन है। इन 4 को ऑप्शन दिया गया है, इनसे बोल रहा है कि आधुनिक विकसित पादप वर्ग निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए में बोल रहा है घास, बी में है कोनिफर्स और सी में है मॉस एंड डी में क्या बोल रहा है जिम्नोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या तो घास। आधुनिकतम विकसित पादप वर्ग कौन है? तो घास है। इसी तरह के हर टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात ना है। आगे चलते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि पुष्पों का अध्ययन मतलब फूलों का क्या, तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन में है एंथोलॉजी, बी में है एग्रेस्टोलॉजी, बी में है फिनोलॉजी, सी में है फिनोलॉजी एंड डी में क्या बोल रहा है पॉलिनोलॉजी। तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, अर्थात क्या तो एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन अर्थात फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट, बोल रहा है कि वे पौधा जिनमें कभी पुष्प या बीज बनते ही नहीं है। क्या बोल रहा है कि पुष्प या कभी बीज बनते ही नहीं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आर्किड, बी में दिया है जिम्नोस्पर्म, सी है क्रिप्टोगेम्स एंड डी है एंजियोस्पर्म। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या तो क्रिप्टोगेम्स। वे पौधा जिनमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते उसे कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? प्रोटीन संश्लेषण मनुष्य के अंदर मतलब कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए में है गोल्जी काय, बी में है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी में बोल रहा है सेंट्रोसोम। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या तो राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में होता है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? ऑप्शन ए में है गुणसूत्र, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी काय एंड डी बोल रहा है प्लाज्मिड। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या तो प्लाज्मिड। सबसे बड़ा कोशिकांग मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? कोशिकांग है तो प्लाज्मिड है। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन बोल रहा है जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जो जीन का कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम रूप से संश्लेषण किए थे। ऑप्शन ए में है ओकोवा, बी में है निरंगबर्ग, सी है कोर्नबर्ग एंड डी में हरगोबिंद खुराना। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या तो हरगोबिंद खुराना। जिनका कृत्रिम संश्लेषण किसने किए थे? तो हरगोबिंद खुराना ने किए थे। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से कि कोशिकीय घटकों को किस विधि से भौतिक रूप में अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए में क्या है रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग के द्वारा, बी में है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, सी में क्रोमेटोग्राफी के द्वारा एंड डी में क्या बोल रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी हो जाता क्या तो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा कोशिकीय घटकों को भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है। किसको कौन रूप से? तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो सेंट्रीफ्यूगेंस के द्वारा किया जा सकता है। आगे आठवां क्वेश्चन है ऑटोसोम। क्या बोला? ऑटोसोम क्या है? ऑटोसोम क्या है? ऑप्शन में दिया है कि लिंग गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र है, या बी में है एक्रोमैटिक है, सी में बोल रहा है गुणसूत्र नहीं है एंड डी में क्या बोल रहा है लिंग गुणसूत्र है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या तो एक लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र है। ऑटोसोम क्या है? अन्य गुणसूत्र है। आगे चलते हैं नौवां क्वेश्चन में। नौवां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि बारबारा मैक्लीटोंग किस पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा किस पे कार्य करने के लिए प्रसिद्ध, कौन सा पौधा पे? ऑप्शन ए में है मटर, बी में है मक्का, सी में है चावल एंड डी में बोला क्या गेहूं। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, अर्थात का तो बारबारा मैक्लीटोंग मक्का पर कार्य करने के लिए सबसे प्रसिद्ध है, फेमस है। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन में। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए क्या बना कि वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, कौन सा है? तो कौन सा ऊतक है जो द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में है जाइलम, बी में है बल्कुट, सी में है फ्लोएम एंड डी में क्या बोल रहा है कैम्बियम। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या तो कैम्बियम है जो द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। कौन? तो कैम्बियम।
आगे चलते हैं। सेम इसी प्रकार से पार्लियामेंट का हर साल मतलब इसी तरह से क्वेश्चन पूछा। आपको लग रहा होगा सर एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन को टाइप किया, नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं, एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से पूछता है। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में लग रहा है कि मतलब क्वेश्चन छोटा सा रहेगा लेकिन उसको ऑप्शन थोड़ा लंबा रहेगा, लॉन्ग दे रहेगा, बस सेम टू सेम उसी तरह से बार बार दे रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। तो 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? खट्टा कोला स्वाद होता है कोका कोला का कि कौन सा अम्ल के कारण होता है? ऑप्शन एम है एसिटिक अम्ल के कारण, बी में है फास्फोरिक अम्ल के कारण, सी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एंड डी में क्या हो रहा है फॉर्मिक अम्ल के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्थात क्या तो फास्फोरिक अम्ल के कारण कोका कोला का स्वाद हल्का क्या होता है? खट्टा होता है। तो मीठा ही होता है लेकिन हल्का खट्टा होता है किसको? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण। आगे चलते हैं, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर निम्न में से किस तरह की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? ऑप्शन ए में प्रस्रव्य तरंग का, बी में है रेडियो तरंग का, सी में है एक्स किरण का, एंड डी में प्रकाश तरंग का। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थात क्या तो प्रस्रव्य तरंग का तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या हुआ? तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है किसका? तो प्रस्रव्य तरंग का है। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन में। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाले ऊर्जा, कोयला मतलब कोयला से पैदा होने वाले ऊर्जा क्या कहलाता है? एनर्जी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में प्रकाश ऊर्जा, बी में गतिज ऊर्जा, सी में ताप ऊर्जा, एंड डी में स्थितिज ऊर्जा। तो तेरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्थात क्या तो ताप ऊर्जा होगा। कोयला से प्राप्त होने वाला ऊर्जा कौन है? तो इसका वाणिज्यिक कौन है? तो ताप ऊर्जा हो जाएगा। आगे चलें 14वां क्वेश्चन में। भारत में अधिकतम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है? सबसे अधिकतम जैव विविधता कौन सा क्षेत्र में देखा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बी में है पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों में, सी में बोल रहा है मध्य एवं पश्चिमी हिमालय में, एंड डी में क्या बोल रहा है कि पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में। तो 14 का राइट आंसर का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या तो अधिकतम जैव विविधता देखने को मिलता कहाँ? तो पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में अधिकतर जैव विविधता देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी से पादप की पत्तियां पीले रंग की दिखने लगती है? मतलब पीला रंग का पत्ती जो दिखने लगता है किसके कारण, कौन सा किसके कारण से दिखता है? ऑप्शन ए में है आयरन के कारण, ऑप्शन ए में है आयरन, बी में है सल्फर, सी में है कैल्शियम, डी में पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसको तो पोटेशियम के कारण जो पेड़ का पत्ता होता है क्या पीला दिखने लगता है, पीला दिखने लगता है। आप लोगों को पता ही होगा हल्दी किसके कारण होता है? बताइए, कमेंट करिए आप लोग, हल्दी किसके कारण पीला दिखाई देता है? तो ये होता है कुरकुमिन के कारण, कुरकुमिन के कारण हल्दी पीला दिखाई देता है। और दूध पता होगा आप लोगों का, दूध किसके कारण होता है? थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ। दूध उजला किसके कारण दिखाई देता है? तो उजला दिखाई देता है केसिन के कारण। किसके? तो केसिन के कारण दूध क्या होता है? तो उजला दिखाई देता है। चलिए इसी में 3 गो हो गया, देखो पत्तियाँ हो गया, दूध हो गया और हल्दी हो गया। आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आतिशबाजी क्या बोल रहा है? आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए में सोडियम, बी में है बेरियम, सी में मैग्नीशियम, एंड डी में अस्ट्रोनशियम। समझे क्या? अस्ट्रोनशियम। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या तो अस्ट्रोनशियम के कारण आतिशबाजी में मतलब लाल रंग किसके लाल रंग चटक लाल रंग अस्ट्रोनशियम की उपस्थिति के कारण में लाल होता है। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन में। दिया सलाई माचिस देखे होंगे आप लोग, माचिस में प्रयुक्त होता है, माचिस में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में है लाल फास्फोरस, बी में सफेद फास्फोरस, सी में सोडियम, एंड डी में क्या बड़ा पोटेशियम। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाता था क्या तो लाल पोटेशियम। आपको माचिस का तिल्ली क्या माचिस का तिल्ली देखे होंगे आप लोग, माचिस का तिल्ली देखे होंगे, लाल भी रहता है हरा भी रहता है, इसलिए यहाँ का बर्फ दिया सलाई में प्रयुक्त होता है क्या तो लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। उजला तो कभी नहीं देखे होंगे, काला देखे होंगे, हरा देखे होंगे और लाल देखे होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा था लाल। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। लार में कौन क्या पाता है? एंजाइम पाता है जो स्टार्च को क्या ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। कौन है जो लार में पाता है? ऑप्शन ए में है फाइएलिन, बी में है जाइमेस, सी में है लाइपेस, एंड डी में बोल रहा है इरेप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाता क्या तो फाइलिम। लार में पाया जाता है कौन? फाइलिम, जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं। अब धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है क्लोरीनीकरण, बी में है बहुलीकरण, सी में पाश्चुरीकरण, एंड डी में किण्वन।
तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, तो किन्वन। क्या हो जाता है, किन्वन, सॉरी थोड़ा सा, किन्वन कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहा जाता है किन्वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल का मिश्रण है। पेट्रोल आप लोग जानते होंगे, सभी को पता होगा पेट्रोल किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन ए में हाइड्रोकार्बन का, बी एल्कोहल व ईथर का, सी में है हाइड्रोकार्बन एवं ईथर का, एंड डी में सभी सत्य, मतलब ये तीनों ऑप्शन सत्य है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा किसका, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है क्या, तो पेट्रोल, जो गाड़ियों में उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं 21 में। पेट्रोल में विषैला, केवल पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में कौन है जो विषैला मिश्रित पदार्थ होता है जिसके में गंध देता है। ऑप्शन ए में है ब्यूटेन, सी में है टेट्रा एथिल लेड, सी में है नाइट्रोटोल्बिन, एंड डी में बोल रहा है DDT। क्या, DDT। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना 21वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, तो टेट्रा एथिल लेड। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन है, तो टेट्रा एथिल लेड है। अगला चलते हैं 22वां क्वेश्चन में। प्रोटीन, क्या हो रहा है, प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल अपघटित होता है। प्रोटीन शरीर में कौन सा एंजाइम के कारण एमिनो अम्ल में अपघटित होता है। ऑप्शन ए में है जाइमेस, बी में है फाइलिम, सी में है पेप्सिन, एंड डी में है इनवेंटेज। क्या, इनवेंज है, इनवेंज। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी, अर्थात क्या, तो पेप्सिन के कारण होता है। प्रोटीन मानव शरीर में पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल अपघटित होते हैं। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु भार की इकाई है। परमाणु भार की इकाई कौन सा है। ऑप्शन ए में है, इकाई मतलब का SI इकाई या SI मात्रक परमाणु भार का। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ, फर्स्ट में दिया हुआ है ग्राम, बी में दिया है पाउंड, सी में है माइक्रो मिलीग्राम, एंड डी में बोला इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाणु भार, भार का इकाई क्या है, तो ग्राम हो जाएगा। क्या, ग्राम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दवा बनाने के काम आता है, दवा बनाने में काम आता कौन है जो दवा बनाने में काम आता है, कौन सा ऐसा अम्ल है। ऑप्शन ए में है बेंजोइक अम्ल, सी में है नाइट्रिक अम्ल, डी में है पिक्रिक अम्ल, एंड डी में अम्लराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या, तो बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने में काम आता है कौन, तो बेंजोइक अम्ल काम आता है। आगे चलते हैं 25वां क्वेश्चन, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7, बी में है 7 से कम, सी में 7 से अधिक, एंड डी में बड़ा निश्चित नहीं है। तो 25 का इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो क्षारीय विलयन 7 से अधिक होता है, पता होगा आप लोग। और 7 से कम है, यहाँ 7 से कम किसका होता है, तो अम्लीय का होता है, अम्लीय का होता है। और 7 के बराबर किसका होता है, ये होता है उदासीन का। बस इस सेट में इतना ही। हर सेट डलाते रहे, प्रोवाइड होता रहेगा, हर सेट देखते रहिएगा ताकि 2023 एंट्रेंस एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस सेट में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट की सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।